कैसे हो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में एनसीईआरटी बुक सब्जेक्ट साइंस के अध्याय नंबर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इससे पहले हमने एक अध्याय पूरा पढ़ा था, फिर उसके इम्पोर्टेंट्स नोट्स को कवर किया। अब हम अध्याय 2 को पढ़ेंगे। सारी प्लेलिस्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम इसमें विज्ञान को सारा कवर करेंगे और उसके नोट्स भी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से ख़रीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध है, मतलब प्योर है। जो चीज़ें हम बाज़ार से ख़रीदते हैं वे कैसे हम पहचान सकते हैं कि वे शुद्ध है या नहीं शुद्ध है। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है। मतलब क्या है, जो हमारे आम लोग हैं उनके लिए शुद्ध का मतलब होता है कि उसमें पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन जो वैज्ञानिक होते हैं उनके लिए क्या होता है, ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है। जो हम वस्तुएं खाते हैं, पीते हैं, ठीक है, तो क्या है हमारे लिए, वे बहुत सारी पदार्थों का मिश्रण होता है, ठीक है। अतः शुद्ध नहीं है। वैज्ञानिक रूप से जो हम पदार्थ खाते हैं वे शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा मतलब तेल, पानी, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जो हमारा दूध होता है वो क्या का, किस किस चीज़ का मिश्रण है, जल का, वसा का और प्रोटीन का। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध करता है या शुद्ध कहता है, तो इसका तात्पर्य मतलब उसका मतलब है कि उस पदार्थ से मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। मतलब जो उसमें जो पदार्थ मौजूद है वे समान रासायनिक प्रकृति के, जब भी वे पदार्थ शुद्ध हो सकता है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। समझ आ गया शुद्ध पदार्थ क्या होता है वैज्ञानिक रूप से। वैज्ञानिक रूप से शुद्ध पदार्थ वो होता है जिसमें एक ही पदार्थ के गुण समान रासायनिक प्रकृति के हो, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलाने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण है, ठीक है। मतलब जो भी हम देखते हैं पदार्थ वे दो से अधिक पदार्थों से मिले हुए होते हैं, उन्हें मिश्रण कहते हैं। अब क्या कहेंगे, मिश्रण क्या है।
मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जाता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। क्या बताया इसमें, जो हमारे जल होता है वो उसमें से सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है, जो सोडियम क्लोराइड अपने आप में क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, मतलब भौतिक रूप से। ठीक है, मतलब जैसे देखकर पहचान कर इसे अलग नहीं किया जा सकता, इसे केवल वाष्पीकरण या आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। वाष्पीकरण जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया था, वाष्पीकरण क्या होता है उससे ही, या आसवन मतलब उसे हीट दे के गर्म करके भाप बनाकर या किसी और विधि से जो रासायनिक विधि है उससे अलग किया जाता है। ठीक है, अवयव होते हैं उसके कण जो मौजूद होते हैं तत्व के। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में से एक अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, मतलब जो हमारे मिश्रण होते हैं, मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब पढ़ेगा मिश्रण के प्रकार। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार जो मिश्रण के प्रकार होते हैं, अवयव की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। मिश्रण क्या होते हैं, दो या दो से अधिक मिले हुए अवयव को मिश्रण कहते हैं। अब करें क्रियाकलाप 2.1। कक्षा को ए, ब, स और द समूह में बांटे, मतलब 4 भागों में बांटा है, 4 ग्रुप में। एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, समूह ए को दे। समूह ब को एक बीकर में 50 ml जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण दे। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, मतलब जो सोडियम क्लोराइड होता है उसे हम नमक बोलते हैं। ठीक है, समूह स और द को दे, दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दे, अलग अलग। अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें।
समूह ए और बी को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं जल में नमक और जल में चीनी। दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंग की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूहों के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंग की तीव्रता पृथक पृथक है। यह दिखाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। समूह से और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक है, मतलब अलग है। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मतलब जिनके गुण अलग अलग हो, मतलब जिनमें उनके मिश्रण में समान मात्रा ना हो, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, जब हम दूध में जल को मिला लेते हैं तो वो होता है हमारा समांगी मिश्रण, और जब हम दूध में या जल में, मतलब जल में हम क्या करते हैं, तेल को मिला देते हैं तो होता है हमारा विषमांगी मिश्रण। क्या होता है, जब हम पानी में तेल को मिलाते हैं तो पानी की सतह पर क्या आ जाता है, हमारा तेल आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्या हो गए, विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं जिसमें अलग अलग हम देख सकते हो दोनों अवयवों को, वे विषमांगी मिश्रण। और जिसमें हम देख नहीं सकते, जैसे दूध में पानी को, वे हमारे समांगी मिश्रण। अब समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, क्रियाकलाप 2.2। आइए पुनः कक्षा को 4 समूह ए, ब, स और द में बांट दे। प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए नमूनों में से एक दे। समूह ए को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दे, दाने दे मतलब। समूह बे को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दे। समूह से को चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा दे। समूह द को दूध या स्याही की कुछ बूंदें दे। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहे। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और इसको सामने से देखें। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है? मतलब जो प्रकाश की किरण पुंज होती है वो उससे जाती हुई दिखाई देती है या नहीं दिखा देती है, ये कह रहे हैं। अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दे। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर ले। क्या मिश्रण स्थिर है या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं। मिश्रण को छान ले। क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचा है? मतलब छन्नी पर। कक्षा में परिणामों पर चर्चा करें। इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न या प्रयास करें।
समूह ए और ब एक विलयन पाते हैं, समूह से एक निलंबन पाता है और समूह द एक कोलाइड विलयन पाता है। अब ये यहाँ पर विलयन और निलंबन और कोलाइड विलयन क्या है, इसके बारे में आगे जानने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है। अब हम विलयनों, निलंबनों और कोलाइड विलयनों के बारे में पढ़ेंगे आगे। ठीक है। देखते हैं विलयन क्या है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। बताया था समांगी और विषमांगी, तो यहाँ पर क्या है, हमारा समांगी बात हो रही है, तो हमारा उसके मिलने से जो प्राप्त होता है वो हमारा विलयन होगा। तो कह रहा है विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। जैसे हम दूध को पानी में मिला देते हैं, पानी को दूध में, तो वह हुआ हमारा समांगी मिश्रण। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू, जल, सोडा, जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्राय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव, गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन, मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समगांगिता होती है, मतलब वे थोड़े थोड़े समान होते हैं। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। ठीक है। जो हमारा नींबू पानी होता है उसका स्वाद हमेशा एक जैसा रहता है। उससे हमें पता लगता है जो हमारे चीनी और नमक है उसमें घुला हुआ वे समान रूप से वितरित है, मतलब फैले हुए हैं। अब क्या इसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या होते हैं मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं वे धातुएं समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, मतलब जैसे छांट कर या देख कर या पहचान कर अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल में क्या होता है, जिंक लगभग 30% होता है और कॉपर हमारा लगभग 70% का मिश्रण है। ये जो हमारा पीतल क्या है 30 और 70 का मिश्रण है। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलयन में बांटा जाता है। दो भाग होते हैं विलयन के, एक विलायक और एक विलयन। विलायक वो होता है जो अपने में दूसरे पदार्थ को घोल लेता है और विलयन विलय वे होता है जो दूसरे पदार्थ में घुल जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे मैंने बताया जो दूसरे घटक को अपने अंदर मिला लेता है उसे विलायक कहते हैं।
विलयन का वह घटक प्राय कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलेय कहते हैं। जैसे हम पानी में चीनी को मिलाते हैं, चीनी क्या है हमारा, विलेय है, और पानी क्या है, विलायक है। और जो उन दोनों से बना हुआ हमारा तैयार मिश्रण है वो क्या कहलाएगा हमारा, वो विलयन कहलाएगा। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलेय है और अल्कोहल विलायक है। वसायुक्त पेय जैसे सोडा, जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में होते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल विलायक है। वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैस बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। अब पढ़ेंगे विलयन के गुण। विलयन एक समांगी मिश्रण है। जो विलयन होता है हमारा एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 mm या 10⁻⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देख सकते। क्या होता है विलयन में जो कण होते हैं, विलयन में उनका व्यास मतलब डायमीटर कितना होता है, 1 मिलीमीटर या 10⁻⁹ मीटर होता है, इसलिए उन्हें नग्न आँखों से हम नहीं देख सकते अलग अलग। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब विलयन में से हम विलेय और विलायक को अलग अलग नहीं कर सकते। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन स्थायी है। अब पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह ए और समूह बी के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाव के रंग के विलयन है। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु सांद्र या संतृप्त घोल कहा
जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द क्रियाकलाप 2.2 में शब्द ए द्वारा प्राप्त विलयन समूह व्यय की तुलना में तनु है। क्रियाकलाप 2.3 दो पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल लें। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। जब विलेय पदार्थ और अधिक ना घुले तब 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर है? देखो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी पदार्थ पर क्या करते हैं, उस पर हीट लगाते हैं या गर्म करते हैं उसे, तो उसके जो कण होते हैं वे गतिज ऊर्जा प्रदान कर लेते हैं और वे क्या करते हैं, गति करने शुरू कर देते हैं। ऐसे ही क्या होता है, जब हम विलयन को गर्म करते हैं तो चीनी क्या होती है, ज़्यादा तेज़ी से घुल जाती है। ऐसे ही अगर हम एक ठंडे जल में और एक गर्म जल में चीनी को मिलाने की कोशिश करें तो हमारा जो गर्म जल है उसमें चीनी जल्दी घुल जाएगी अपेक्षा किसके, ठंडे जल की। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की अक्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलयन पदार्थ की वह मात्रा है जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यहाँ से असंतृप्त विलयन की परिभाषा बनती है, ठीक है। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होता है? उपरोक्त दिए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पदार्थों की विलयन अक्षमता भिन्न होती है, मतलब अलग होती है। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थों की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या होते हैं? विलयन की मात्रा द्रव्यमान तथा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा हो, जो उसमें घुला हुआ पदार्थ है उसकी मात्रा क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1, द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान की प्रतिशत।
बराबर विलयन विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100। नंबर 2, द्रव्यमान या विलयन के आयतन प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुना 100। विलयन के आयतन बटे आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुना 100। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, एग्जाम्पल 2.1। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। अब इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है? विलेय पदार्थ नमक का द्रव्यमान दिया है 40 ग्राम और विलायक जल का द्रव्यमान दिया है 320 ग्राम। हम जानते हैं कि विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो क्या हो जाएगा? 40 प्लस 320 तो कितना हो जाएगा हमारा? 360। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं अब, तो क्या हो जाएगा? सूत्र क्या हमारा? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो निकालेंगे विलेय का द्रव्यमान कितना था हमारा? 40 और विलयन का द्रव्यमान कितना था? 360 आया था हमारा, और गुना में क्या था? 100। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक ज़ीरो ख़त्म कर देंगे। 4 से हम 36 को भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 चौक 36, और 9 को हम 100 से 100 को भाग करेंगे तो कितनी बार करेगा? कटेगा 9 एकम 9, 1 बचेगा, फिर 10, 9 एकम 9, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 9 एकम 9। तो कितना आ जाएगा? 111.1%, मतलब 11.1%। अब पढ़ेंगे निलंबन। निलंबन क्या है? क्रियाकलाप 2.2 में समूह स के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में प्रक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि सामर्थ्य की समष्टि में निलंबित रहते हैं, मतलब अलग रहते हैं। निलंबन का मतलब होता है अलग रहना। निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। जैसे हम पानी में क्या मिलाते हैं? तेल को मिला देते हैं, देसी तेल को, तो क्या है? निलंबन वाली स्थिति है वे, क्योंकि तेल अलग दिखाई देता है उसमें जल के ऊपर। ठीक है, अब पढ़ेंगे निलंबन के गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है, मतलब जब अलग अलग उसके अवयव दिख रहे हैं तो वे विषमांगी मिश्रण हुआ। यह कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टि गोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। मतलब क्या है? जैसे हमने पानी में चौक को मिला दिया पीस कर, तो क्या होगा? हमारे थोड़ी देर बाद, या मिट्टी को, तो वो नीचे बैठ जाएगा। तो हम छानेंगे से वापस से, तो हमारा वे अलग हो जाएगा। उन सभी कणों नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है। तब विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। अब पढ़ेंगे हम कोलाइडल
विलयन क्या है। विलयन पढ़ लिया, फिर हमने निलंबन पढ़ लिया। अब कोलाइडल विलयन क्या है। क्रियाकलाप 2.2 में समुदाय के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन को अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण होता है, जैसे हमारा दूध। कोलाइडल कण के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। यह टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसके खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर हमें टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। क्या होता है, जब हम गेट होते हैं उसकी दराजों से जो रोशनी आती है उसमें को हम धूल के कण दिखाई देते हैं, जो हमें टिंडल प्रभाव का हमें उससे पता लगता है। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। ठीक है, जो हमारे जंगल में जब हम घने उसमें धूप आती है सूर्य की, तो उससे हमें एक पट्टी दिखाई देती है रोशनी की, जिसमें हमें धूल के कण अत्यधिक दिखाई देते हैं। वो टिंडल प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, अब हमें एक यहाँ पर टेबल दी है कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण। पहले दिया है प्रक्षेपित, और फिर दिया है हमें उसका माध्यम, और फिर दिया है हमें प्रकार, और फिर दिया है उदाहरण। पहला हमारा प्रक्षेपित प्रावस्था क्या है, हमारी द्रव, और इसका क्या है प्रक्षेपण गैस, मतलब गैस में प्रक्षेपित कर रहे हो द्रव को, तो ये होगा हमारा एरोसोल। और इसका उदाहरण क्या है, कोहरा, बादल, कुहासा। ऐसे ही हमारा क्या है, ठोस है, उसमें हमें भेज रहे हैं, हम प्रक्षेपण कर रहे हैं गैस को, ये भी एरोसोल का उदाहरण है। ये होगा धुआं, स्वचालित वाहन का निथार। फिर गैस में हम द्रव को भेज रहे हैं, तो ये होगा फोम, ये होगा हमारा शेविंग क्रीम। फिर हम द्रव को द्रव में, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा इमल्सन, जो दूध, फेस क्रीम। ऐसे ही हमारा द्रव
जिसमें हम क्या करते हैं, सोल को प्रक्षेपित करते हैं, तो ये होगा हमारा मैग्नीशियम मिल्क कीचड़। फिर हम ठोस को फोम में ले, फिर हम क्या करते हैं, गैस को ठोस में प्रक्षेपित करते हैं, तो ये होगा फोम, रबड़, स्पंज, प्यूमिस। फिर द्रव, उसमें ठोस को, ये होगा हमारा जेल, और ये होता है हमारा जेली, पनीर, मक्खन। फिर ठोस को हम, ठोस में तो ये होगा ठोस सोल, रंगीन रत्न पदार्थ, दूध या कांच, जिसे हम एक तरीके से हम हीरा भी बोलते हैं। इस चैप्टर में हम ये कोलाइड के गुणधर्म पढ़ेंगे। अब जो हमारा कोलाइड होता है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आँखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग की दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है, तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि, अपकेंद्रीयन तकनीक, क्रियाकलाप 2.5 द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, जब हम दूध को से हम क्रीम निकालते हैं, मतलब घी निकालते हैं राई से, ठीक है, वो होती है अपकेंद्रीयन विधि, जब हम दूध से क्रीम को निकालते हैं। कोलाइडी विलयन प्रक्षेपित परावस्था और परिक्षेपण यम से परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलय पदार्थ की तरह का घटक या प्रक्षेपित कण जो कि कोलाइडियल रूप से रहता है, उसे प्रक्षेपित परावस्था कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें प्रक्षेपित परावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम, ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षेपित परावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो हमने टेबल ऊपर पढ़ी है, ठीक है। ये चैप्टर का ये वाला लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिंदी मीडियम सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रॉब्लम आए तो कमेंट करें, ठीक है। हम आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और अच्छे से तुम्हें इजी भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 भी अपलोड हो चुका है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट को चेक करें और पहले चैप्टर के नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ठीक है। वहाँ से जाकर अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक पहले चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया तो वहाँ से जाकर कंप्लीट कर ले और उसके नोट्स भी अच्छे से याद कर ले, ठीक है। हम आपको ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसके भी नोट्स शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है।
ऐसे ही हमारे वीडियो को प्यार देते रहे, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलते रहे आपके लिए अच्छे से समझाने की कोशिश करने की, और हमें आपका सपोर्ट लगातार मिलता रहे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को। इससे नहीं तो अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो हमारा नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, और इतने बड़ी दुनिया में हमें आप कैसे ढूंढ पाओगे। थैंक यू। इसका नेक्स्ट भाग जल्दी ही अपलोड होगा। ठीक है, थैंक यू।